अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑर्डर टेस्टोडाइंस। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्डर टेस्टोडाइन है, ठीक है ना, इसके लिए एन अदर टर्म यूज़ की जाती है, वो है चेलोनिया। तो दोनों जो है ये आपको टर्म्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर चेलोनिया या फिर ऑर्डर टेस्टोडाइन की डिटेल डिस्कशन यहाँ पे दें। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो ऑर्डर टेस्टोडाइंस है, तो ऑर्डर टेस्टोडाइन एक एंशियंट ऑर्डर है, एक यूनिक ऑर्डर है। किनका? टर्टल्स का और टर्टोइज का। ठीक है ना, इसमें टर्टल्स आते हैं, इसमें टर्टोइज आते हैं। तो ये एंशियंट और यूनिक ऑर्डर है। ठीक है ना, क्लियर। तो उसके अलावा ना इसकी यूनिकनेस ये है कि जो सबसे ज़्यादा इसकी यूनिकनेस है तो वो ये है कि जो इनका जो शेल होता है, ठीक है ना, जो इनका कार्टिलेजिनियस शेल है, अपर शेल है, ये कहाँ से? ये रिब्स से डेवलप होता है और ये शेल इनकी शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए यूनिक ऑर्डर बिकॉज देयर शेल डेवलप फ्रॉम देयर रिब्स। ठीक है ना, इनका शेल इनकी रिब्स से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये वाला शेल है, ये कहाँ से डेवलप होता है? रिब्स से। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज यूनिक। ठीक है ना, कि इनके अंदर ये यूनिकनेस है और जो ये शेल बनता है इन रिब्स से, ये शेल जो है वो इनके अंदर एक शील्ड के तौर पर एक्ट करता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके टीथ की। तो बेसिकली दीज आर टूथलेस। ठीक है, इनके अंदर किसी भी किस्म के टीथ नहीं होते। दीज आर टूथलेस रेप्टाइल्स। ठीक है, तो टीथ नहीं होते, टीथ इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एट इज ए टूथलेस रेप्टाइल। तो ये खाते पीते किस तरह है? अगर इन्होंने बाइट लेनी है तो वो किस तरह होती है? इनके पास हॉर्नी बीक होती है, बीक बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना, शार्प होती है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो जिसने इस बीक ने इनके जाज को कवर किया होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो एक शार्प एज वाली बीक होती है। ठीक है, और ये बीक जो है ये मिलके बनी होती है किससे? कैरेटन से। वही कैरेटन ना जो हमारे नेल्स वगैरह में, हेयर्स वगैरह में जो है वो यूज होता है। हमारे नेल्स और हेयर्स जिस कैरेटन के बने होते हैं, वही कैरेटन ने इनकी बीक बनानी होती है। क्लियर। तो इसके अलावा ये इस बीक को यूज करते हैं फॉर कटिंग फूड, फॉर टीयरिंग फूड इनटू पार्ट्स एंड फॉर ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, इस बीक के जरिए फूड को कट किया जाता है, उसको जो है वो चीर फाड़ की जाती है उसकी, और उसको ग्राइंड किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके अलावा जो इनकी इसी बेस पे ना जो जो जो, जो टीथ की जो शक्ल है, शेप है, वो वेरी करती है। अगर कार्निवोरस होंगे तो टीथ की जो ये हॉर्नी बीक है, इसकी शेप जो है वो इस तरह डेवलप की जाती है कि वो किस तरह गोश्त को जो है वो बाइट की रहेगी। और अगर हर्बीवोर्स होंगे, मतलब कि पत्तों वगैरह पर फीड करते हैं, तो इनकी जो है बीक की शेप उसी हिसाब से डेवलप होगी। मतलब कि इस हिसाब से कि वो कार्निवोरस है, हर्बीवोर्स हैं, इस हिसाब से टीथ की शेप को डेवलप करवाया जाता है। क्लियर। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है बॉडी ऑफ टेस्टोडाइंस। की टेस्टोडाइंस की बॉडी जो है वो कैसी होती है? इनकी बॉडी होती है ना वो काफ़ी यूनिक होती है। ठीक है ना, काफ़ी स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है। बाकी सारे रेप्टाइल्स में इनकी बॉडी जो होती है वो स्पेशलाइज होती है, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होगी? इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है शेल्स के ऊपर, और इस शेल्स ने इसको इनकी इनकेसिंग की होती है, इनकी पूरे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया होता है। तो इनकी बॉडी मोस्टली क्या होगी? अगर इक्वेटिक फार्म होगी तो उसमें बॉडी जो है वो ब्रॉड होती है। ठीक है, और अगर टेरेस्ट्रियल फार्म होगी इसमें डोम शेप और थोड़ी शॉर्ट होगी एज कम्पेयर टू दी इक्वेटिक फार्म। ठीक है, तो बॉडी कहाँ पे होती है? बॉडी इंक्लोज्ड होती है शेल में। ठीक है ना, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी को किसने प्रोटेक्ट किया होता है? बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वगैरह हर चीज़ प्रॉपर मौजूद है, लेकिन मसला क्या है? इस बॉडी को कवर किया हुआ है किस चीज़ ने? किसने किया? इनको शेल्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। बेसिकली शेल्स दो तरह के हैं, एक है डोर्सल शेल, ठीक है, और एक है वेंट्रल शेल। डोर्सल शेल को नाम दिया जाता है कैरापेस का, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज ही डोर्सल कैरापेस लिख लिया। ठीक है, और जो वेंट्रल शेल है उसको नाम दिया जाता है प्लेस्ट्रॉन का। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जो कैरापेस है यानी कि डोर्सल शेल है, ये किस तरह बनता है? ये रिब्स के फ्यूज होने से, वर्टिब्रा और डर्मल बोन्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ये कैरापेस बनता है। कौन कौन सी चीजें? रिब्स, वर्टिब्रा प्लस डर्मल बोन्स।
तो सारी चीज़ें जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो क्या बनता है कि कैरापेस बनता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो कैरापेस होता है इसके ऊपर केराटिन की कवरिंग होगी मोस्ट स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है, जिसने इसको मज़ीद सख्त बना दिया होता है। डोर्सल आपको पता है ना, बॉडी की ऊपर वाली साइड को कहते हैं डोर्सल साइड, ठीक है, और बॉडी की जो नीचे वाली साइड है जो ज़मीन की तरफ है टांगों के दरमियान में, ठीक है ना, वो कौन सी है, वो है वेंट्रल साइड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो उसके अलावा क्या है कि जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल जो वर्टिब्रा है वो प्लेस्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ठीक है ना। वेंट्रल जो रीजन है, सॉरी, वेंट्रल रीजन कौन सा है, प्लेस्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये किससे मिलके बनी होती है, क्लेविकल, जो वेंट्रल प्लेस्ट्रॉन है इट इज मेड अप ऑफ द क्लेविकल इंटर क्लेविकल प्लस एब्डोमिनल रिब, ठीक है, एब्डोमिनल रिब्स। तो ये वेंट्रल प्लेस्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ, या फिर इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द क्लेविकल, इंटर क्लेविकल और एब्डोमिनल रिब्स, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है कि ये ना किस तरह एक जो वेंट्रल जो है ना हमारे पास शेल, ये क्या करता है, ये जिस तरह दरवाज़ा आपस में मुड़ने के लिए वो दरवाजे की साइड्स पे वो लगे होते हैं ना पेट से, जिसकी हेल्प से दरवाज़ा बंद होता है खुलता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इसी तरह ही अटैच होते हैं आपस में इन पेचों की तरह, ताकि शेल को आसानी से क्लोज किया जा सके, ठीक है ना, क्लियर। मोस्टली ये वाला फीचर देखा जाता है बॉक्स टर्टल के केस में, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन आपस में ज्वाइंट होते हैं एक ब्रोनी ब्रिज के जरिए, साइड से ये आपस में एक बोनी ब्रिज के जरिए इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट जो है ये टर्टल्स वगैरह इसकी 225 स्पीशीज होती हैं टर्टल्स की, और इन सब के अंदर जो है वो बोनी शेल मौजूद होता है। ये 225 स्पीशीज के अंदर बोनी शेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनके अंदर जो लिम्ब्स होते हैं, लिम्ब्स क्या होते हैं, काफ़ी स्पेशल होते हैं। ये ना इनकी रिब्स के साथ आर्टिकुलेट हुए होते हैं, ठीक है, इनकी रिब के साथ मिले जुले होते हैं इनके लिम्ब्स, ठीक है, ताकि आसानी से क्या हो सके, इनकी मूवमेंट हो सके, ठीक है, क्लियर। को पता है आगे वाली टांगों को फोर लिम्ब कहा जाता है, पीछे वाली टांगों को हाइंड लिम्ब कहा जाता है, और इनके लिम्ब्स जो है ये जो डिजिट्स जो इनके होते हैं, ठीक है ना, जो इनकी उंगलियां हैं इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं, ठीक है ना, जिसको डिगिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए, ठीक है ना, किसी जो है वो प्री वगैरह को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी जगह पे क्लाइंब करने के लिए उन स्ट्रॉन्ग क्लास को टर्टल्स वगैरह और ये टर्टोइज वगैरह यूज़ करते हैं, क्लियर। अब थोड़ी शेल की मजीद यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं। तो बेसिकली शेल्स इसके दो तरह के हैं, एक है डोर्सल शेल दैट्स कैरापेस, इट्स अ वेंट्रल शेल, वेंट्रल पोर्शन पे बॉडी के, दैट्स प्लेस्ट्रॉन, कैरापेस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली वही बात है कि ये फ्यूजन से मिलके बनी होती हैं वर्टिब्रा, रिब्स और बोन्स में की, ठीक है ना। तो ये अपर का पार्ट है, कॉन्वेक्स पार्ट है शेल का, इट इज कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ शेल, ठीक है। तो मैंने बता दी ये सारी बोन्स वगैरह मैंने यहाँ पे भी बताई थी, इनको मिलने इनके फ्यूजन से ये बनता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा इसके ऊपर जो है वो कुछ प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, जो कौन सी होती हैं, कैराटिनाइज्ड होती हैं, जिसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया गया है, इन प्लेट्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में इनको अरेंज किया गया है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है, अगर कुछ सॉफ्ट शेल टर्टल्स हैं जिसके अंदर आता है ट्रायोनी। तो ये ट्रायोनी एक सॉफ्ट शेल टर्टल है जो क्या करता है, जो कैरापेस को रिड्यूस्ड, जिसकी कैरापेस होती है या फिर इसकी कैरापेस बहुत ज़्यादा लेदरी होती है, ठीक है ना, लेदर वाली नरम नरम कैरापेस इसकी होती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज प्लेस्ट्रॉन। प्लेस्ट्रॉन इज लोअर जो होता है वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। तो ये लोअर होती है शेल की, जिसने बेली को कवर किया होता है। तो उसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया कि इसकी क्लेविकल, इंटर क्लेविकल और जो हमारे पास एब्डोमिनल डर्मल बोन्स होती हैं, उन्हें आपस में फ्यूज करके ये प्लेस्ट्रॉन बनाया होता है। और इसके ऊपर भी जो है सिमेट्रिकल पैटर्न में केराटिन की लेयर होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ में जो होती
ये हिंज्ड होता है, ठीक है ना। इसके साथ कैरापेस के साथ जिस तरह एक डोर ओपन क्लोज होता रहता है, इस तरह ये कुछ स्पीशीज जिसके अंदर आता है बॉक्स टर्टल वगैरह, उसके अंदर ये हिंज्ड होता है, जिसकी वजह से प्लास्ट्रॉन जो होता है वो क्लोज टाइटली हो सकता है, ठीक है ना, कैरापेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के दौरान, ठीक है ना। मजीद इसको क्लोज किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, फिर कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन बार बार करी जा रही हूँ मैं, तो इसका कुछ फंक्शन भी तो होगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये किसी इंटरनल ऑर्गन्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता रहता है किसी भी किस्म के प्रीडेटर से या फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स वगैरह से, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, दूसरा पॉइंट है इसका सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा उसका बाद है कि क्लियर। अच्छा उसके बाद ना जो है इनके अंदर कैमोफ्लेज, मतलब कि कुछ ऐसे इलाके जिस तरह के अब टर्टल है वो उसका कलर हो ब्राउन और वो ऐसे इलाकों में रह रहा हो जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा, रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे इसको छुपना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। दैट्स वाई वो ये कालेंगे कि इनका शैल इनके कैमोफ्लेज में भी इनके काम आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा उसके अलावा ये शेल थर्मो रेगुलेशन भी करवाता है, दिस शेल आल्सो डू थर्मो रेगुलेशन, बट हाउ। कुछ स्पीशीज के अंदर ना इसने हेल्प करवानी होती है कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया जाए या फिर रिफ्लेक्ट वगैरह किया जाए, दैट्स वाई वी कॉलिंग इट एज थर्मो रेगुलेटर, कि ये ऑब्जॉर्व या रिफ्लेक्ट करा के अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, अंदरूनी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, क्लियर। तो ऐसे प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को थर्मो रेगुलेटर कहा जाता है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट इसको हम इसी तरह ही जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, क्लियर। तो प्लेस्ट्रॉन को थोड़ा फिर वो नोट्स में डिस्क्राइब में कर देती हूँ कि ये शेल का ही हिस्सा है, प्लेस्ट्रॉन वेंट्रल साइड पे है, ठीक है ना, वेंट्रल पोर्शन को नाम दिया जाता है। एक फ्लेक्सिबल एरिया होती है कि इससे नीचे की तरफ ही पाया जाना है, टांगों के दरमियान में, ठीक है ना, हाइंड और फोर लिम्ब के दरमियान वाला पोर्शन है ये, ठीक है। तो उसके अलावा हिंजीज है, हिंजीज क्या है, ये कुछ ओपनिंग होती हैं शेल की विड्रॉल के दौरान जो होती हैं। तो ये प्लेस्ट्रॉन एक हिंज की तरह पे काम कर रहा है जो कि इंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो है वो इस तरह इसके साथ अटैच है, ठीक है ना। तो क्लियर। अच्छा इसने काम किस तरह करना है कि इसने क्लोज और ओपन होने में हेल्प करनी है, ठीक है ना, शेल की विड्रॉल के दौरान, मतलब उसने जब कभी कभार बाहर निकल के बाहर की दुनिया के साथ घूमना फिरना होता है तो उस दौरान जो है वो ये प्लेस्ट्रॉन जो होगा वो क्लोज या ओपन होकर इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। ऑब्वियसली ओपन होकर बाहर निकालेगा, क्लोज मेरे मुँह से निकल गया तो ओपन होकर इसको बाहर निकाल देगा। और कभी कभार इसको बाहर लग रहा है ना, बाहर बहुत ज़बरदस्त कोई प्रीडेटर आया हुआ है तो इसने क्या करना है, उसने इस प्लेस्ट्रॉन को बहुत बुरी तरह जो है वो क्लोज करवाना है ताकि कभी भी प्रीडेटर इसको अप्रोच ना कर सके, क्लियर। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं सर्विकल वर्टिब्रा की। बेसिकली जो सर्विकल वर्टिब्रा है ये क्या होता है, ये है नेक वर्टिब्रा, ठीक है। और ये नेक वर्टिब्रा होता कहाँ पे है, ये स्कल और डोर्सल वर्टिब्रा यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा के दरमियान में होगा। तो सर्विकल वर्टिब्रा बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्टिब्रा है। इसके अंदर 8 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं टेस्टोडाइन्स के अंदर, ठीक है, टेस्टोडाइन पोसेस 8 सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि वो सर्विकल रिब नहीं होती है, सर्विकल वर्टिब्रा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर लगी समझ। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि ये सर्विकल वर्टिब्रा क्या करता है, ये आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है, गुच्छा सा बनाते हैं जो एक ऐसी शेप्ड पैटर्न शो कर रहा है पर मूवमेंट पर्पज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस जो सर्विकल वर्टिब्रा है इसकी हेल्प से हेड से को कहाँ से शेल से बाहर निकाल सकते हैं, क्लियर लगी समझ इसकी भी, ठीक है ना। सर्विकल वर्टिब्रा की भी मोस्टली ये 8 होते हैं, मोस्टली 8 होते हैं, ठीक है ना, मोस्ट केसेस में के 100 में से जो है 98% केसेस। उसके बाद रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, उसका लाइफ स्पैन देखते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें तो बेसिकली जो ये होते हैं टर्टल्स वगैरह, ठीक है ना, टेस्टोडाइन्स होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास ओवी पैरस। ओवी पैरस का मतलब क्या है, दीज आर
ओवी पेरिस का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, ये एग्स देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, जिसमें जो ऑर्गन है फर्टिलाइजेशन करवाने वाले का, स्पर्म रिलीज करवाने वाले का, वो फीमेल के अंदर इंटर करवाया जाता है, ठीक है ना, अपनी फीमेल की क्लोका की तरफ। तो मेल और फीमेल जो होते हैं थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जिस तरह के मेल के अंदर ना जो टेल होगी वो थोड़ी लॉन्ग होगी, कॉनकेव शेप का प्लेस्ट्रॉन यानी कि जो कवरिंग होती है इनकी, ठीक है ना, वेंट्रल कवरिंग वो होगा, ठीक है ना, प्लेन सीधा होगा। और उसके अलावा इनके क्लास जो होते हैं वो नोचने वगैरह के लिए क्या होंगे, काफ़ी लॉन्ग होते हैं मेल के अंदर, मोस्टली कोर्टशिप के दौरान, ठीक है। फीमेल भी इनकी जो होती है काफ़ी वर्सटाइल होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल की, मेल को तो हमने देख लिया ना। अच्छा अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होती है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में होता है कि मेल ने ना अपने पेनिस को फीमेल की क्लोका में इंसर्ट करवाना है, ठीक है ना, और फीमेल की क्लोका में इसने जो इनका पेनिस है वो इनका इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, इंट्रोमिटेंट कॉपुलेटरी मतलब ऑर्गन है, जिसने जो पेनिस को जो फीमेल की क्लोका के अंदर इंटर होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है कि कॉपुलेशन जो होती है ये वाटर में भी हो सकती है, जिस तरह के एक्वाटिक स्पीशीज है उन्होंने वाटर में कॉपुलेट करना है, और अगर क्या है ट्रिस्ट्रियल स्पीशीज है तो उन्होंने लैंड के ऊपर जो है वो क्या करना है, वो जो चलना फिरना है, ठीक है ना, लैंड के ऊपर आपस में मेटिंग करवानी है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अच्छा, वो होता है क्या है कि इनके अंदर कोर्टशिप बिहेवियर क्या है, इसने अपना जो पेनिस है वो तो फीमेल की क्लोका में इंटर करवाना है, तो उससे पहले क्या होता है, ये क्या करता है, ये बाइट करता है फीमेल की लेग को या फिर उसके शेल को, ठीक है ना, मेल निप या तो दबाता है या फिर बाइट करता है फीमेल की लेग को या फिर उसके शेल वगैरह को, ठीक है। एक्वेटिक स्पीशीज में क्या होता है, मेल जो होगा वो अपने लॉन्ग क्लास को यूज करता है ताकि फीमेल की फेस के करीब क्या किया जा सके, वाइब्रेट किया जा सके, ठीक है। तो फीमेल के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, वो स्पर्म को स्टोर कर सके, ठीक है ना, फीमेल आल्सो हैव दी स्पर्म स्टोरेज एबिलिटी। मंथ्स तक या फिर ईयर्स तक ये स्पर्म स्टोर कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है कि ये जो स्पर्म स्टोरेज कैपेसिटी इनको अलाउ करती है कि वो जो सिंगल मेटिंग में ही मल्टीपल एग्स जो है उनको फर्टिलाइज कर सके, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद होता है क्या, आपको बताएगा इनके अंदर एक पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं ओवी पोजीशन। तो ये इनकी एग लेइंग पोजीशन है, कौन सी है, ठीक है, इनकी एग लेइंग पोजीशन है। तो ये क्या करते हैं, ये ना अपने ना जो इनके हाइंड लिम्स हैं, ठीक है ना, इनके अपने हाइंड लिम्स की हेल्प से क्या करेंगे, ये ज़मीन को लैंड को खोदेंगे, अपने एग्स जो है वो खोदने के बाद जो होल बनता है वहाँ पे अपने एग्स को रखेंगे और उसको फिर दोबारा सॉइल और सैंड के साथ कवर कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो जो एग्स होते हैं ये वेरी करते रहते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। उसके बाद हम बात करते हैं एग को इंक्यूबेट किस तरह किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन ऑफ एग, ठीक है। तो इंक्यूबेशन में क्या होता है कि इनको इंक्यूबेट किया जाता है एग को प्रॉपरली, तो इनके अंदर मोस्टली पेरेंटल केयर नहीं दी जाती है, ठीक है। तो एग को जस्ट जो है वो सैंड के साथ फीमेल कवर कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर डेवलपमेंट क्या होगी, डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, देयर इज नो लार्वा स्टेज इन देम, ठीक है। और एग को जो है वो नेस्ट के अंदर जो है वो इंक्यूबेट करवाया जाना है, जो नेस्ट उसने खोदी थी ज़मीन, ठीक है, उसको नेस्ट का वो नाम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इंक्यूबेशन के दौरान एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है गेन करने के बाद यंग वन हैच्ड होते हैं, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड ऑलमोस्ट 40 to 120 डेज तक रहता है, ये स्पीशी और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बहुत सी स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है कि हैचलिंग्स जो कि यंग वंस होते हैं इनको हैचलिंग्स का नाम दिया जाता है, उसको जो है वो हैचलिंग्स यानी कि इसके यंग वन टॉडलर्स ये क्या करेंगे, इनको जो है इंक्यूबेशन टेम्परेचर के बुनियाद पर डिटरमाइन किया जाता है, ना कि जेनेटिक्स की दरमियान पर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जब इंक्यूबेशन टेम्परेचर दिया जाता है लोअर देन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होंगे, मेल।
अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई दिया रहेगा तो क्या होगी, फीमेल। और कभी कभी जो है वो मिक्स्ड सेक्सेस भी हो सकती हैं, इंटरमीडिएट होता है मेल और फीमेल के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि हैचिंग किस तरह होगी, हैचरिंग्स जो होती हैं ये एग शेल को ब्रेक करते हैं अपने एग टूथ के ज़रिए, ठीक है, और नेस्ट के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाते हैं ताकि, और ये मोस्टली नाइट को करेंगे ताकि प्रेडेटर वगैरह से इसे बचा जा सके, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, उससे बट्टी से निकल के सीधा पानी की तरफ दौड़ लगा देते हैं, इक्वेटिक टर्टल जो होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि मोस्टली इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है कि जो ऐसे टर्टल जो समंदरों में रहते हैं तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इससे पहले बीच की तरफ आना है, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे एग्स देने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद वहाँ पे जब इसके यंग वन ने हैच करना है बीच के ऊपर तो उन्होंने दौड़ लगा देनी है पानी की तरफ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो हैचिंग और इमरजेंस की बात कर लिए, हम बात करते हैं टर्टल्स इन डेंजर, ठीक है। मोस्टली क्या है कि वेटलैंड ड्रेनेज, जो वेटलैंड्स हैं उनका पानी खुश्क होने लग गया है, दरख्त काटे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा शहर वगैरह बन रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से नेस्टिंग एरिया कम है इनके लिए, जिसकी वजह से इनकी जो है एग्स वगैरह की डेथ होना शुरू हो जाती है, यंग वन जो है वो एग से नहीं डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा इनकी मौत की वजह है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बेसिकली होता है क्या है, जो टर्टल्स है ना वो मिस्टेकनली प्लास्टिक को जेलीफिश समझ लेते हैं और उसको खा लेते हैं और इनकी इंटेस्टाइन अंदर से ब्लॉक हो जाती है इस प्लास्टिक की वजह से और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह भी टर्टल की हेल्थ वगैरह को क्या कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार्म कर रहे हैं। इनका जो ग्रोथ का रेट भी होता है ना वो बहुत स्लो होता है, तो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा इनका स्लो होगा। इनका ना जो जुवलाइन पीरियड होता है ना वो काफ़ी लॉन्ग होता है, जुवनाइल जो पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग है, ग्रोथ रेट काफ़ी इनका स्लो है, क्लियर। तो ग्रोथ रेट बहुत देर से इनकी ग्रोथ होती है। इनकी जो शरह अमवात है ना वो बहुत, यानी कि मोर्टिलिटी रेट टर्टल्स के बहुत ज़्यादा है, दे हैव हाईएस्ट मोर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। तो अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, किस तरह मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, मैंने क्या बात की थी कि ये बीच के ऊपर अपने एग जो है वो इंक्यूबेट करवाते हैं, खुद पानी में चले जाते हैं। अब जैसे ही एग ने डेवलप होना है तो उन्होंने पानी की तरफ भागना है, तो जैसे जैसे वो पानी की तरफ भाग रहे होते हैं तो रास्ते में मौजूद जो डॉग्स वगैरह होते हैं और दूसरे एनिमल्स होते हैं वो इनका जो यंग हैचलिंग है उसको खा लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो पानी तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इनकी जो स्पीशी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो ये जो काज है ना ये इनकी स्पीशी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये उसके अलावा क्या होता है कि कंजर्वेटिव प्रोग्राम जो होते हैं ना टर्टल्स को बचाने के वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि ये जो है बीच से दूर 1000 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में भी अपने एग जो है वो बरी कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर लगी समझ। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना इस तरह बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि जो इनके अंदर प्रोटेक्टिव एरिया होता है इनका, वो कौन सा होता है, वो जो होती है वो इनका समुंदर ही इनके लिए प्रोटेक्टिव एरिया होता है, ठीक है, क्लियर लगी समझ। की भी तो ही होप्स हो कि आपको जो है वो ऑर्डर टेस्ट की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हाफिज़।